सभी को नमस्कार बेटा, आप सभी का स्वागत है दिव्य क्लासेज बूंदी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के अंतर्गत। दोस्तों सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे। दोस्तों जल्दी से जो लाइव सेशन है अपना, उसके अंतर्गत आप जुड़ने का प्रयास कीजिए और दोस्तों अपने इस क्लास को आप जम करके शेयर और लाइक करने का प्रयास कीजिए। दोस्तों तभी देखो क्लास का कुछ आनंद अलग महसूस होता है जब आपके साथी इस क्लास का आनंद लेंगे, तब दोस्तों देखिए कि क्लास कितनी अच्छी रहती है। तो दोस्तों एक बार अपने इस क्लास को आप शेयर और लाइक जरूर कर दीजिएगा दबा करके, जैसे जो आपके साथी जिनको पता नहीं है जो दोस्तों वो इस क्लास से जुड़े जाएंगे। देखिए अपन चर्चा करते हैं, आपका टॉपिक चल रहा है भारतीय इतिहास में गुप्त काल। गुप्त काल के अंतर्गत दोस्तों अपन देख रहे हैं उसके प्रशासन अपन ने देख लिया, सैनिक प्रशासन, न्यायिक प्रशासन, और दोस्तों उसके बाद में अपन ने सामाजिक स्थिति पर भी चर्चा कर ले। आज दोस्तों अपन देखते हैं सामाजिक स्थिति के बाद में धार्मिक स्थिति कि गुप्त काल के अंतर्गत हमारे देश में हमारे देश की जनता का जो धार्मिक व्यवहार कैसा था या धार्मिक स्थिति उनकी कैसी थी, उनके बारे में दोस्तों आज अपन चर्चा करेंगे। नमस्कार बेटा, सभी को नमस्कार, सभी को राम राम, सभी को राधे राधे। बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों, आप ऑनलाइन क्लास के अंतर्गत अब जुड़े हुए हैं, बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है दोस्तों। सभी को नमस्कार बेटा, एक बार और इसको आप दबा करके शेयर और लाइक कर दीजिए, फिर अपन क्लास की शुरुआत करते हैं बेटा। देखते हैं कौन कौन शेयर इसको करता है। हाँ तो बेटा देखिए शुरुआत करते हैं अपन इस क्लास की, और सभी इधर देखने का प्रयास कीजिए बेटा। देखिए आपकी गुप्त काल में बेटा धार्मिक स्थिति चल रही थी, अपन धार्मिक स्थिति पढ़ रहे थे, और अपन ने बेटा पिछली कक्षा में धार्मिक स्थिति के बारे में देख लिया था। थोड़ा बहुत अपन ने देख लिया था कि आपके गुप्त काल में हमारे ब्राह्मण धर्म या हिंदू धर्म का पुनरुत्थान हुआ था। क्या हुआ था बेटा? पुनरुत्थान, यानी कि जो हमारा सनातन धर्म है, जो ब्राह्मण धर्म है हमारे देश का, उसका बेटा आपके गुप्त काल में आते आते क्या हुआ? पुनरुत्थान हुआ। उसके बाद में अपन ने देखा कि दोस्तों आपके इस गुप्त काल के राजाओं या शासकों का राज के धर्म क्या था? भागवत धर्म था। क्या था बेटा? भागवत धर्म। हमें कई राजाओं का इस काल में परम भागवत की उपाधि धारण करने का भी उल्लेख हमें प्राप्त होता है। नमस्कार बेटा, सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे। बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों। देखिए आगे अपन ने फिर देखा था कि हमें इस काल में कई अभिलेखों की रचना हुई दोस्तों। उन अभिलेखों और ताम्र पत्रों से हमें इस काल में भागवत धर्म के उल्लेख हमें प्राप्त होते हैं, और अभिलेखों की भी चर्चा अपन ने दोस्तों कल कर लेते। आइए उसके आगे अपन चर्चा करते हैं आज। देखिए बेटा उसके आगे अपन देखते हैं कि गुप्त शासकों ने समस्त अभिलेख कौन सी भाषा और कौन सी लिपि में लिखवाए बेटा? देखिए इन अभिलेखों की भाषा और लिपि है, भाषा आपकी है बेटा संस्कृत, और दोस्तों लिपि आपकी है ब्राह्मी। यानी कि गुप्त काल के राजाओं ने अपने शासन काल में जो सभी अभिलेख या ताम्रपत्र लेख लिखवाए वो दोस्तों आपके कौन सी भाषा है? संस्कृत है। लिपि कौन सी है बेटा? ब्राह्मी लिपि है। आगे देखिए बेटा गुप्त काल में, इस काल में शिव और विष्णु को शिव और विष्णु को
इस काल में दोस्तों शिव और विष्णु को हरिहर के रूप में दिखाया गया है। किसके रूप में? हरिहर के रूप में दिखाया गया है, रूप में दिखाया गया है। आगे देखिए बेटा, जो शैव धर्म वह वैष्णव धर्म का समन्वय का प्रतीक है। देखिए कि आपके इस काल के अंतर्गत दोस्तों भगवान शिव और विष्णु को हरिहर के रूप में दिखाया गया है और इसी कारण शिव धर्म और वैष्णव धर्म का इस काल में क्या हुआ बेटा? समन्वय हुआ। यानी कि इस काल में समन्वय किस किस धर्मों का हुआ बेटा? शिव और वैष्णव धर्म का। इस काल में त्रिमूर्ति की अवधारणा विकसित हुई। त्रिमूर्ति की अवधारणा विकसित हुई। देखिए एक बार इधर देखिए बेटा, सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे। आपका स्वागत है देव परिवार ऑनलाइन पाठशाला के अंतर्गत। दोस्तों आपका स्वागत करता है देव परिवार और सभी को शुभकामनाएं देता है बेटा। देखिए अपन चलते हैं कि अपन धार्मिक स्थिति इसके गुप्त काल की दोस्तों देख रहे थे और इस धार्मिक स्थिति के अंतर्गत अपन ने देखा कि गुप्त शासकों ने समस्त जो अपने अभिलेख है वो कौन सी भाषा में लिखवाए बेटा? संस्कृत भाषा में इन्होंने लिखवाए। अपन कह सकते हैं कि गुप्त काल के राजाओं की जो राजकीय भाषा थी कौन सी थी बेटा? संस्कृत थी। और लिपि कौन सी थी बेटा इस काल की? तो लिपि आपकी आती है ब्राह्मी लिपि। कौन सी लिपि बेटा? ब्राह्मी लिपि। इस काल में भगवान शिव और भगवान विष्णु को दोस्तों किस नाम से दिखाया गया है? हरिहर के नाम से दिखाया गया है। किस नाम से बेटा? हरिहर के नाम से दिखाया गया है। इसी कारण दोस्तों ध्यान देना कि इस काल में भगवान शिव और विष्णु के हरिहर दिखाने के कारण ही शिव धर्म और वैष्णव धर्म का दोस्तों इस काल में क्या हुआ? समन्वय हुआ। क्या हुआ बेटा? समन्वय हुआ। किस काल में? गुप्त काल के अंदर। आगे देखिए, आगे चर्चा करते हैं कि इस काल में दोस्तों पहली बार त्रिमूर्ति की अवधारणा विकसित हुई है। यानी कि त्रिदेवों की अवधारणा इस काल के अंतर्गत विकसित हुई है, जो आपकी वर्तमान समय में भी वो धारणा चली आ रही है। देखिए कौन कौन सी है त्रिमूर्ति की अवधारणा? ब्रह्मा, विष्णु और महेश। किस काल की देन है बेटा? आपके गुप्त काल की देन मानी जाती है। यानी कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन्हीं को त्रिमूर्ति कहा जाता है। और यह त्रिमूर्ति की अवधारणा बेटा किस काल की देन है? आपके गुप्त काल की देन माने जाती है। यहां तक कोई समस्या? आगे चले बेटा, देखिए अपन आगे चलते हैं। इस काल में इंदौर ताम्र पत्र के अनुसार जानकारी मिलती है। ताम्र पत्र के अनुसार जानकारी मिलती है कि क्षत्रिय भी व्यापार, वाणिज्य
इस काल में भी इंदौर ताम्रपत्र के अनुसार जानकारी मिलती है कि इस काल में भी क्षत्रिय व्यापार वाणिज्य करते थे जिसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश, जिसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश की पूजा आरंभ हुई। देखिए बेटा, हमें इंदौर ताम्रपत्र लेख के अनुसार जानकारी मिलती है कि इस काल में आपके क्षत्रिय भी क्या करते थे बेटा, व्यापार वाणिज्य करते थे। क्या काम करते थे? व्यापार वाणिज्य। इसी कारण जब उन्होंने व्यापार वाणिज्य करना प्रारंभ किया क्षत्रियों ने, तो दोस्तों जो त्रिदेव की जो भावना थे उसका पूर्ण रूप से विकास हुआ। ब्रह्मा, विष्णु और महेश की पूजा इस वर्ग के व्यापार वाणिज्य करने से ही प्रारंभ होती है। तो यहां तक कोई समस्या नहीं है। देखिए आगे अपन देखते हैं कि दोस्तों इस काल में विष्णु को देखिए, सबसे पहले ब्रह्मा को दोस्तों सृष्टि का निर्माता माना गया है। क्या माना गया है बेटा? सृष्टि का निर्माता। और विष्णु को दोस्तों क्या माना गया है? सृष्टि का पालन करता। क्या माना गया है? सृष्टि का पालन करता। उसके बाद में महेश, दोस्तों महेश को सृष्टि का संहार करता माना जाता है। देखिए इधर देखने का प्रयास कीजिए बेटा कि हमें इंदौर के अंतर्गत गुप्तकालीन एक ताम्रपत्र प्राप्त होता है। दोस्तों उस ताम्रपत्र से यह जानकारी प्रारंभ होती है या जानकारी प्राप्त होती है कि आपके इस गुप्त काल के लोगों के द्वारा जो क्षत्रिय वर्ग के थे, उन क्षत्रिय वर्ग के लोगों के द्वारा व्यापार वाणिज्य का काम करना इन्होंने प्रारंभ किया। जब इन्होंने व्यापार वाणिज्य का काम करना प्रारंभ किया दोस्तों, तो इसी वर्ग के द्वारा त्रिदेव की भावना इनके अंदर आए और ब्रह्मा, विष्णु, महेश की इस वर्ग के द्वारा पूजा करना इन्होंने शुरू किया। इसी कारण दोस्तों आगे बात करते हैं कि इस काल में ही त्रिदेव की भावना पूर्ण रूप से विकसित हुई और ब्रह्मा को दोस्तों सृष्टि का निर्माता इस काल में बताया गया है और दोस्तों विष्णु को इस काल में सृष्टि का क्या बताया गया है बेटा? पालन करता बताया गया है। और महेश को इस काल में क्या बताया गया है? सृष्टि का संहार करता इस काल में बताया गया है। तो यहां तक कोई समस्या बेटा नहीं है। आगे चले, देखिए चलते हैं आगे अपन दोस्तों। देखिए बेटा, गुप्त शासक धार्मिक रूप से सहिष्णु थे। क्या थे बेटा? कि जो गुप्त शासक थे आपके वो सहिष्णु थे। उसके बाद में जैसे उदाहरण अपन देख लेते हैं
कि चंद्रगुप्त सेकंड का मंत्री वीरसेन सेकंड का मंत्री वीरसेन किस धर्म को मानने वाला था? शैव धर्म को मानने वाला था। जबकि आम्रकादव बौद्ध धर्म को मानने वाला था। समझ में आ गई बात कि गुप्त काल के शासक बेटा सही सणु थे, यानी कि किसी भी धर्म को वरीयता नहीं देते थे, सभी धर्मों को समान रूप से मानने वाले आपके गुप्त काल के सभी शासक थे। और अपन एक उदाहरण देखते हैं कि विक्रमादित्य के शासन काल में उनका मंत्री वीरसेन आपका शैव धर्म को मानने वाला था, लेकिन उसी का मंत्री दूसरा आम्रकादव जो दोस्तों आपका कौन से धर्म को मानता था? बौद्ध धर्म को मानता था। देखिए बेटा आगे अपन देखते हैं। देखिए गुप्त काल में पहली बार शिव और पार्वती की मूर्तियां संयुक्त रूप से बने। देखिए बेटा कि आपके इस गुप्त काल के अंतर्गत पहली बार वहां यानी कि भगवान शिव और पार्वती की इससे पहले अलग अलग मूर्तियां बनती थी, यानी कि भगवान शिव की अलग और पार्वती की अलग, लेकिन गुप्त काल के अंतर्गत पहली बार दोनों को एक संयुक्त रूप से इन्हें दोनों की मूर्तियां बनाई गई है। किस काल में? भगवान शिव और पार्वती की मूर्तियां एक साथ बनने लगी आपकी गुप्त काल के अंतर्गत, जिससे जब ये मूर्तियां एक साथ बनी तो बेटा इनको अर्धनारीश्वर की अवधारणा विकसित हुई। अर्धनारीश्वर की अवधारणा विकसित हुई। कोई समस्या नहीं है यहाँ तक? देखिए आगे। सभी को नमस्कार बेटा, सभी का स्वागत है देव परिवार के अंतर्गत। दोस्तों बहुत अच्छा लग रहा है और आपके इस क्लास के अंतर्गत और बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों अपन इस क्लास के अंतर्गत आपके गुप्त काल के अंतर्गत टॉपिक चल रहा है धार्मिक स्थिति, उसका अपन इतने अंदर से दोस्तों अध्ययन कर रहे हैं जहां तक आज तक आपने पढ़ा नहीं होगा। यानी कि आज तक आपने पढ़ा नहीं होगा, इतने अंदर तक अपन इसका अध्ययन कर रहे हैं। दोस्तों एक बार इधर देखिए कि सभी गुप्त शासक धार्मिक रूप से सही सणु थे, यानी कि कोई भी राजा ऐसा नहीं हुआ जो एक विशेष धर्म को अपने जनता पर थोपता था। सभी गुप्तकालीन शासक दोस्तों सही सणु थे। जनता को अपने हिसाब से, ध्यान देना कि जनता को अपने हिसाब से अपना धर्म या संप्रदाय मानने का अधिकार था। किस काल में? आपके गुप्त काल के अंतर्गत। देखिए अपन एक उदाहरण देखते हैं कि आपके विक्रमादित्य का एक मंत्री था वीरसेन। दोस्तों यह किस धर्म को मानने वाला था? शैव धर्म को मानने वाला था। लेकिन इसी का दूसरा मंत्री आप देखिए दोस्तों कि आम्रकादव था
और यह किस धर्म को मानता था? बौद्ध धर्म को मानता था। समझ में आ गई बात? आगे देखिए कि गुप्त काल में पहली बार भगवान शिव और पार्वती के मूर्तियां संयुक्त रूप से बनने लगी, या संयुक्त रूप से इन दोनों की मूर्तियां किस काल की देन है? आपके गुप्त काल की देन माने जाती है, जिससे हमारे देश में सनातन धर्म के अंतर्गत बेटा अर्धनारीश्वर की अवधारणा विकसित हुई। यहां तक कोई समस्या नहीं है? आगे चलिए बेटा देखते हैं। लोकपाल देवता, देखिए देखते हैं आपके लोकपाल देवताओं के बारे में। इंद्र या शुक्र। देखिए दोस्तों, गुप्त काल में यह पूर्वी भाग का क्या था? स्वामी था। कौन? आपका इंद्र या आपका जो शुक्र था, वो दोस्तों गुप्त काल में क्या था? पूर्वी भाग का स्वामी माना जाता था। आगे देखिए बेटा, अगला आता है आपका जो स्वर्ग के, जो दोस्तों आपके स्वर्ग के नीचे अमरावती, इस काल में इंद्र और शुक्र को दोस्तों पूर्वी भाग का स्वामी माना गया है, जो स्वर्ग के नीचे अमरावती में निवास करता था। कहाँ निवास करता था? अमरावती में निवास करता था। कौन? शुक्र और इंद्र। इसकी सवारी ऐरावत मानी गई है। क्या मानी गई है बेटा? ऐरावत को इस देवता की सवारी मानी गई है। दूसरा देवता आता है आपका दोस्तों वरुण। कौन सा बेटा? वरुण। देखिए, यह पश्चिमी भाग का स्वामी था, कौन सा देवता? आपका वरुण। दोस्तों कई बार आपका यहां से क्वेश्चन आया है और पूछा भी गया है, तो आपको ध्यान में रखना होगा कि आपके पूर्वी भाग का स्वामी कौन सा देवता है और पश्चिमी भाग का स्वामी कौन सा देवता है। देखिए दोस्तों, इसको गुप्त काल में मछुआरों का देवता माना गया है। किसको बेटा? आपके वरुण देवता को। किस काल में? गुप्त काल के अंतर्गत। देखिए यहां से एक बार इधर देखने का प्रयास कीजिए। देखिए बेटा कि अपन गुप्त काल के सामान्य देवताओं के बारे में अध्ययन कर रहे हैं कि उस काल में आपके कौन कौन से देवता थे जो बेटा सबसे ज्यादा पूजे जाते थे, उनके बारे में अपन अध्ययन कर रहे हैं। देखिए बेटा कि इस काल में आपका इंद्र और शुक्र, ये दोनों देवता बेटा आपके पूर्वी भाग के स्वामी माने जाते थे। किस काल में? पूर्वी भाग। जो स्वर्ग के नीचे कहाँ निवास करते थे? अमरावती नामक स्थान पर ये दोनों देवता क्या करते थे? निवास करते थे। और इन दोनों की सवारी किस नाम से प्रसिद्ध थी बेटा?
ऐरावत नाम से इनकी सवारी थी, या दोस्तों ये अपने सवारी ऐरावत नाम से करते थे। आगे देखिए अगला देवता आता है स्थानीय वरुण देवता। यह दोस्तों आपका पश्चिमी भाग का स्वामी था। कौन से भाग का बेटा? पश्चिमी भाग का स्वामी था। और यह किसका देवता माना गया है? मछुआरों का देवता माना गया है। किसका देवता माना गया है बेटा? मछुआरों का देवता माना गया है। अब बताइए यहां तक कोई समस्या बेटा? नहीं है। आगे चलिए देखते हैं बेटा आगे और कौन कौन से आपके गुप्त काल के देवता है। देखिए बेटा यम है, यह दक्षिणी भाग का स्वामी था। कौन से भाग का बेटा? यम नामक जो देवता है आपके गुप्त काल के अंतर्गत दक्षिणी भाग का स्वामी माना जाता था। उसके बाद में आता है अगला आपका कुबेर। कौन सा देवता बेटा? कुबेर। यह उत्तरी भाग का स्वामी था। कौन से भाग का? उत्तरी भाग का स्वामी। चारों दिशाओं के अलग अलग स्वामी हैं जिनको गुप्त काल के अंतर्गत जनता का विश्वास था कि ये इस दिशा का या इस भाग का स्वामी ये नाम का देवता है। तो उन जनता ने अपने जैसे माना है इन देवताओं का उसके अनुसार हमने यहां वर्णन किया है। देखिए दोस्तों ये वज्र वर्ण कहलाए। जो चारों देवता थे दोस्तों क्या कहलाए? वज्र वर्ण के नाम से कहलाए। देखिए दोस्तों इन चारों देवताओं को इन चारों देवताओं को बेटा क्या कहा गया है? लोकपाल देवता माना गया है। किस काल में? गुप्त काल के अंतर्गत। यहां तक कोई समस्या नहीं है। देखिए एक बार इधर देखने का प्रयास कीजिए बेटा। देखिए उत्तर दिशा की ओर कौन सा देवता था बेटा? कुबेर। कौन सा था? कुबेर। और पश्चिमी दिशा की ओर वरुण, आपका दक्षिणी दिशा की ओर यम, और आपका पूर्वी दिशा की ओर इंद्र या शुक्र। ये इस प्रकार थे आपके कौन से? लोकपाल देवता गुप्त काल के। नमस्कार साथियों सभी को, नमस्कार सभी को, राधे राधे। बहुत अच्छा लग रहा है बेटा आपके साथ में लाइव सेशन के अंतर्गत जुड़ करके। एक बार इधर देखिए बेटा कि अपन गुप्त काल के लोकपाल देवताओं के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। देखिए कि दक्षिणी भाग का जो स्वामी होता था कौन से देवता को माना गया है? गुप्त काल में यम देवता को दक्षिणी भाग का स्वामी माना गया है। आगे कुबेर नामक देवता आता है, यह बेटा आपका उत्तरी भाग का स्वामी था। कौन से भाग का स्वामी था? उत्तरी भाग का स्वामी था। दोस्तों इसी कुबेर को वज्र वर्ण के नाम से जाना गया है। किस नाम से जाना गया है बेटा? वज्र वर्ण के नाम से जाना गया है। और सबसे ज्यादा यही क्वेश्चन आता है
कि वज्रवर्ण गुप्त काल में किस देवता को कहा जाता है। या फिर आपका क्वेश्चन आता है दोस्तों कि गुप्त काल में लोकपाल देवता के अंतर्गत कौन सा शामिल है या कौन सा शामिल नहीं है। इसलिए दोस्तों इन चारों देवताओं को लोकपाल देवता माना गया है। क्या माना गया है? लोकपाल देवता माना गया है। देखिए बेटा, उत्तर दिशा की ओर कुबेर, पूर्व दिशा की ओर इंद्र या शुक्र और दक्षिण दिशा की ओर यम और पश्चिम दिशा की ओर वरुण नामक देवता थे। तो यहां तक कोई समस्या नहीं है। आगे चलिए बेटा, चलते हैं, देखते हैं आगे। आगे अपन चर्चा करते हैं अब गुप्त काल की अर्थव्यवस्था। गुप्त काल की आर्थिक स्थिति। आर्थिक स्थिति देखिए बेटा कि गुप्त काल की आर्थिक स्थिति क्या थी, कैसी थी, लोगों का कौन कौन से साधनों के द्वारा वो व्यापार करते थे या उनके आजीविका के साधन थे, कौन कौन से उद्योग धंधे आपके गुप्त काल में प्रसिद्ध थे, इन सब चीजों के बारे में अपन देखेंगे बेटा। देखिए चलते हैं अपन गुप्त काल के आर्थिक स्थिति की ओर। सबसे पहले विशेषताएं कि गुप्त काल की आर्थिक स्थिति की विशेषताएं कौन कौन सी है। देखिए सबसे पहले विदेशी व्यापार का पता। कौन सा बेटा? विदेशी व्यापार का पतन। देखते हैं कि गुप्त काल में कैसे विदेशी व्यापार का पतन होता है। एक बार अपन चर्चा करते हैं। गुप्त काल में विदेशी व्यापार का पतन हो गया था। पतन हो गया था। दूसरा है आगे, जिससे व्यापार वाणिज्य पतन होने पर बेटा जो व्यापार वाणिज्य था, व्यापार वाणिज्य का भी पतन हो गया। पतन हो गया क्योंकि कारण आपके सामने है कि गुप्त काल में विदेशी व्यापार का पतन हो गया। जब विदेशी व्यापार का पतन हुआ बेटा तो व्यापार वाणिज्य का भी क्या हो गया? पतन हो गया। आगे देखिए कि पतन क्यों हुआ, कारण क्या कारण था कि गुप्त काल में विदेशी व्यापार का पतन हो गया। देखिए रोमन साम्राज्य का पतन। रोमन साम्राज्य का पतन। किसका पतन हो गया? रोमन साम्राज्य था बेटा, उसका पतन हो गया इस काल में। रोमन साम्राज्य का पतन होने के कारण इस विदेशी व्यापार का अंत हो गया था। क्यों? क्योंकि रोमन साम्राज्य का अंत हो गया और रेशम मार्ग पर, ध्यान देना बेटा, रेशम मार्ग पर फारस वासियों का अधिकार हो गया। फारस वासियों का अधिकार हो गया। देखिए बेटा एक बार इधर देखिए कि आर्थिक स्थिति के अंदर सबसे पहले अपन देख रहे हैं विशेषताएं। कि विशेषताओं में सबसे पहले आती है कि विदेशी व्यापार का पतन। कि गुप्त काल में विदेशी व्यापार का पतन कैसे हुआ? कि गुप्त काल में विदेशी व्यापार का बिल्कुल पतन हो गया।
क्यों? जिससे व्यापार वाणिज्य का भी क्या हो गया दोस्तों? पतन हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि रोमन साम्राज्य आपके जो यूरोप के अंदर था उस साम्राज्य का पतन हो गया और जो रेशम मार्ग था, रेशम मार्ग से दोस्तों रोम साम्राज्य का अधिकार समाप्त हो गया और उसे रोम साम्राज्य का अधिकार समाप्त होने के बाद रेशम मार्ग पर किसका अधिकार हो गया बेटा? फारस वासियों का अधिकार हो गया। इसलिए भारत का गुप्त काल के समय विदेशी व्यापार समाप्त या पतन हो गया। तो यहां तक कोई समस्या नहीं है। आगे देखिए बेटा, अगली विशेषता देखते हैं। देखिए इस काल में मैं भी व्यापार वस्तु विनिमय द्वारा होता था। वस्तु विनिमय द्वारा होता था। कौन से काल में? गुप्त काल के अंतर्गत जो व्यापार होता था कैसे होता था? वस्तु विनिमय द्वारा। देखिए दूसरी विशेषता अपन देखते हैं क्या है कि गुप्तकालीन भूमि व्यवस्था में क्या हो गया? गुप्तकालीन भूमि व्यवस्था में आंशिक रूप से सामंतवादी तत्वों का उदय हो गया। दूसरी विशेषता है कि गुप्त काल के अंतर्गत जो भूमि व्यवस्था थी, इस भूमि व्यवस्था में बेटा क्या हो गया कि आंशिक रूप से सामंतवाद का उदय हो गया। जो सामंतवादी तत्व थे उसका उदय भारत में पहली बार किस काल के अंतर्गत देखने को मिलता है बेटा? आपके गुप्त काल के अंतर्गत हमें पहली बार भूमि में सामंतवादी तत्वों का उदय माना जाता है। ध्यान देना, कई बार आपका एक क्वेश्चन आया है एग्जाम के अंतर्गत। देखिए बेटा आगे अपन चर्चा करते हैं। आगे कि सातवां काल में भूमि अनुदान यहां तक एक बार और देख लीजिए प्लीज का थोड़ा मैप बना करके अपन समझेंगे। देखिए बेटा कि इस काल में व्यापार आपका वही वस्तु विनिमय के द्वारा होता था और मुद्रा के द्वारा भी होता था। क्यों? क्योंकि इस काल में मुद्रा आपके खूब बनने लगी या उसका उत्पादन खूब होने लगा। देखिए दोस्तों कि गुप्त काल में भूमि व्यवस्था में आंशिक रूप से किसका उदय होने लगा बेटा? सामंतवादी तत्व है या सामंतवादी व्यवस्था का उदय गुप्त काल के अंतर्गत होने लगा। देखिए बेटा यहां तक कोई समस्या नहीं है। आगे अपन चर्चा करते हैं अर्थव्यवस्था। देखिए बेटा अर्थव्यवस्था में सबसे पहले अपन देखेंगे कृषि के बाद पशुपालन और पशुपालन के बाद बेटा अपन देखेंगे उद्योग और उद्योग के बाद में अपन देखेंगे व्यापार वाणिज्य। व्यापार वाणिज्य
ऐसे अपन चर्चा करेंगे आपके गुप्त काल के अंतर्गत जो अर्थव्यवस्था है, आर्थिक स्थिति है, उसकी अपन दोस्तों इस प्रकार से चर्चा करेंगे। तो दोस्तों सभी को नमस्कार बेटा, सभी को राधे राधे। बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों आपके साथ में जुड़ करके, और अपन आगे की चर्चा, इन सब की चर्चा दोस्तों अपन कल की मतलब अपन कल की क्लास के अंतर्गत की सबकी चर्चा करेंगे, विस्तार से देखेंगे कि गुप्त काल में कृषि कैसी थी, कौन कौन से कर थे, पशुपालन में क्या था, और आपके उद्योग कौन कौन से प्रसिद्ध थे, और व्यापार वाणिज्य का क्या स्थिति थी। तो सभी को नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत आपके देव परिवार के अंतर्गत। तो दोस्तों सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे। मिलते हैं कल इसी समय। नमस्कार दोस्तों।